नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे स्वयं उपस्थित होना था, लेकिन मैं बाहर हूँ किसी कार्यवश और मैं समय पर संभवतः वापस ना आ पाऊँ। इसलिए मैं इस व्यवस्था से आपसे अपनी बात कहने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले तो यह विषय कि संघ परिवार सबसे अधिक गांधीवादी है आज देश में। तो वैसे तो गांधी जी इतने बड़े ब्रांड हैं और इतना इतना बड़ा उनका कद है कि किसी को गांधीवादी कहना या गांधीवादी मानना एक सम्मान की बात है, समझी जाती है। लेकिन अभी मैं जो प्रस्तुति कर रहा हूँ वह एक आलोचना है और आलोचना इस रूप में है कि गांधीवाद के बहुत सारे जो राजनीतिक तत्व थे, जो सिद्धांत और व्यवहार में गांधी जी की राजनीति में देखे गए, उसके बहुत सारे तत्व आज सभी राजनीतिक धाराओं की तुलना में सबसे अधिक संघ परिवार पर में देखे जा सकते हैं। और उसके जो नकारात्मक पहलू हैं राजनीतिक गांधीवाद के, वह सभी सबसे अधिक संघ परिवार में देखे जा सकते हैं। ऐसा यह आकलन है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि यह मेरी एक पुस्तक है, उसमें एक अध्याय के रूप में भी है। जिन्हें इसमें रुचि हो या उसको थोड़ा अधिक विस्तार से देखना चाहते हैं, वो उस पुस्तक को देख सकते हैं। संघ परिवार एक सिक्खी राजनीति, एक हिंदू आलोचना। उस पुस्तक में एक अध्याय इसी पर है, संघ परिवार सर्वाधिक गांधीवादी। तो मैं उन्हीं बातों को फिर से कुछ थोड़ी बहुत और जोड़ने के साथ मैं आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो जो संघ परिवार का जो राजनीतिक दल है भाजपा, उसने अपने उनकी वेबसाइट पर भी दिखता है और पहले भी जब वो पार्टी बनी थी आज से 44 साल पहले, तो उसने अपनी निष्ठाओं में, पंच निष्ठाओं में एक गांधीवादी समाजवाद भी रखा था। तो घोषित रूप से वो गांधीवाद को अपना विचार मानते हैं। फिर उनके प्रारंभिक दस्तावेजों में और क्रियाकलापों में, खास करके जब तक वो सत्ता में नहीं थे, तब तक वे सांस्कृतिक और आर्थिक स्वदेशीपन पर भी जोर देते थे, जो कि गांधी जी से मिलती जुलती बात है, बल्कि काफी गांधीवादी बात है। तीसरे, गांधी जी सादगी पसंद थे, तड़क भड़क से दूर रहते थे। यह चीज संघ परिवार के नेताओं में भी थी, संघ के नेताओं में विशेषकर, और कुछ हद तक वो आज भी है। यद्यपि सत्ता में आने के बाद इसमें थोड़ी कमी आ जाती है और वो सब जगह दिखाई पड़ता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से लंबे समय से सादगी से रहना और तड़क भड़क से दूर रहना, ये भी एक तरह से गांधी जी से मिलती जुलती बात। फिर काम संबंधों पर, सेक्स संबंधों पर भी उनमें गांधी जी वाले ब्रह्मचर्य का संकेत है, जिससे संघ प्रचारकों के अविवाहित रहने का नियम जुड़ा हुआ है। और जैसा कि गांधी का अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं, गांधी जी ने कहा था कि उनके जीवन की और उनके सभी क्रियाकलापों का दो प्रमुख आधार है, जिसमें एक वो ब्रह्मचर्य को मानते थे। तो चाहे जितना भी विचित्र लगता हो, लेकिन चूंकि स्वयं गांधी जी ने यह कहा था, इसलिए यह उनके सिद्धांत व्यवहार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सभी राजनीतिक समूहों में, संघ के लोगों में ज्यादा मिलता है। फिर एक और रोचक बात है कि गांधी जी जिन चीजों में हिंदू परंपराओं के विरुद्ध चलते थे, वहां भी संघ परिवार से समानता है। जैसे, जो सबसे प्रमुख मुझे लगता है, समाज सेवा को ही राजनीति समझ लेना। और वो दिखाई पड़ता है कि बाढ़, भूकंप, दुर्घटना आदि में संघ के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं राहत पहुंचाने में, और इसे अपनी श्रेष्ठता का उदाहरण भी मानते हैं। और ये भी गांधी जी से या गांधीवाद से मिलती जुलती बात है। गांधी जी भी समय समय पर समाज सेवा के बहुत सारे काम करते थे और कभी कभी यहाँ तक बोलते थे कि राजनीतिक मीटिंगों, राजनीतिक क्रियाकलापों से बढ़कर है वो, और उसमें वो लग जाते थे। यदि तो वो एक सिर्फ दौर होता था, फिर वो राजनीतिक क्रियाकलाप में आते थे। लेकिन ये समाज सेवा को राजनीति समझना
और उसे अपनी श्रेष्ठता समझना, यहाँ भी संघ परिवार की गांधी जी से असमानता है। फिर एक बिंदु है अति उदारता दिखाकर विरोधियों को जीत लेने की आशा रखना या जिद रखना, या कहना चाहिए झक रखना, और उसके निष्फल परिणाम हो या घातक परिणाम हो, उसकी कभी समीक्षा नहीं करना। यह भी गांधीवाद में भी है, गांधी जी की राजनीति में भी है, और संघ परिवार की राजनीति में भी है कि कोई प्रवृत्ति, कोई नीति कितनी भी निष्फल क्यों न हो रही हो या काउंटर प्रोडक्टिव क्यों न हो रही हो, वो कभी उसकी समीक्षा नहीं करते। और इसी से जुड़ी हुई बात है कि आलोचनाओं से कुछ नहीं सीखना। कोई कितनी भी आलोचना कर रहा है, अपना व्यक्ति भी कर रहा है, सब समर्थक भी कर रहा है, यहाँ तक कि अपने संगठन के लोग भी कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं सीखना, उससे कभी कोई सबक ना लेना, ये गांधी जी की राजनीति में शुरू से अंत तक है। खलीफत आंदोलन या प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती कराने से लेकर अंतिम भारत विभाजन और उसके बाद भी जिन नीतियों से उल्टे परिणाम निकले, हानिकारक परिणाम निकले, उसको भी गांधी जी ने कभी नहीं बदला, बल्कि कहना चाहिए कि और जिद पूर्वक उसी पर चलते रहे, जिसमें एक तरह से मुस्लिम नीति या इस्लाम संबंधी नीतियों को इसका सबसे प्रमुख उदाहरण समझा जा सकता है, लिया जा सकता है कि इसमें गांधी जी ने कभी उसकी समीक्षा नहीं की, उससे कभी कोई सबक नहीं लिया। और इसमें संघ परिवार की भी आप समानता देख सकते हैं, विशेषकर इस्लाम और मुस्लिम राजनीति के संबंध में। जो बातें वो 40-50 साल पहले कहते थे, वो बातें आज भी घुमा फिरा के कहते हैं और वही करते हैं, चाहे उसके कोई सकारात्मक परिणाम वो नहीं दिखा पाते कि इससे क्या निकला है। दूसरी ओर हिंदू धर्म से खुला जुड़ाव रखना, ये भी गांधी जी से मिलती जुलती, बल्कि सीधे सीधे मिलती जुलती बात है। कोई राजनीतिक दल अपने आप को हिंदू धर्म से नहीं जोड़ता है, कोई संगठन नहीं जोड़ता है। राजनीतिक दल शायद कहना उचित नहीं है, क्योंकि संघ अपने आप में राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म से उसका जुड़ाव, उसके नेताओं का, उसके संगठन का, उसके कार्यकर्ताओं का, वो खुली बात है। और यहाँ भी ये गांधी जी से मिलती चीज है। गांधी जी के अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में शायद ही कोई नेता था जो इतना हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, हिंदू पुस्तिकाएं, पुस्तकें इसका उल्लेख करता हो, ऐसा और कोई नेता इतना नहीं। फिर नैतिकता पर जोर देना, यह भी एक बिंदु है जो गांधीवाद से मिलता है, जो संघ परिवार में है। और आज भी संघ के जो निचले और मध्यवर्ती कार्यकर्ता हैं, उनमें असंख्य लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं, और एक नैतिकता की उनमें नैतिकता पर ध्यान देने की भावना है उनमें, और यह भी गांधी जी से मिलती जुलती बात है। उसी तरह विनम्रता, विनम्रता भी गांधीवादियों से या गांधी जी से मिलती है। और रोचक बात यह है कि कभी कभी ये उतनी सहज नहीं होती, दिखावटी होती है और दिखावटी लगती भी है, और यह भी गांधी जी और गांधीवादियों से मिल रही है। गांधी जी भी की भी विनम्रता कई बार, या उनके कलेक्टेड वर्क्स को अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो कई बार दिखता है कि जहां पर वो विनम्र हो रहे हैं वहां भी एक दम्भ दम्भ की ध्वनि उसमें है। और वो संघ परिवार के क्रियाकलापों में भी उनके नेताओं और कम से कम मध्यवर्ती कार्यकर्ताओं में बार बार दिखती है, अगर आप ध्यान से उनके क्रियाकलाप और बोलचाल सुने तो ये आत्मदम्भ, अपने पर एक तरह का घमंड, ये भी गांधी जी और गांधीवादियों से संघ परिवार में मिलने वाली बात है। और इसका सबसे प्रमाणिक उदाहरण यह है कि संघ परिवार के कार्यकर्ता और नेता हिंदू धर्म, देवी देवता, हिंदू शास्त्र, इन सब की आलोचना आराम से सुनते हैं, लेकिन अपने संगठन की आलोचना सुनते ही वो क्रोधित होने लगते हैं। और ये चीज गांधी जी में भी थी। अपनी गलतियों और कमजोरियों पर सही उंगली उठने पर वो भी नाराज होते थे, और निकट सहयोगियों से भी खिन्न हो जाते थे। ऐसे लोग जो भक्ति भाव से गांधी जी के साथ लगे रहे लंबे समय तक या सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई उनकी किसी बात की आलोचना करते थे या मतभेद रखते थे, तो गांधी जी नाराज हो जाते थे, और ये दिखता है निकट सहयोगियों से भी। हालांकि एक और रोचक बात है कि अगर आलोचक
कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो फिर उसके प्रति विनम्रता या प्रेम भी दिखाते थे, उससे नाराज नहीं होते थे। ये मैंने अपने अध्ययन में पाया कि अगर वो घनश्याम दास बिड़ला हो या सरदार पटेल हो या किशोर मसरूवाला हो या जमुनालाल बजाज हो, जो या तो पावरफुल है या धनी है, तो उनकी आलोचना पर गांधी जी नाराज नहीं होते थे। और ये संघ परिवार के नेताओं में भी दिखता है कि अगर आप पावरफुल हैं, धनी हैं, तो फिर वो आपकी निंदा आलोचना पर वो ध्यान नहीं देंगे और आपके साथ प्रेम प्रेम भाव बनाए रखेंगे। लेकिन अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा तो वो आपसे बिल्कुल नाराज हैं, खिन्न हैं और आपको यहाँ तक कि नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे और या कहना चाहिए कि आपको आपकी जगह दिखाएँगे। फिर इसी से जुड़ी चीज़ है एकाधिकारी प्रवृत्ति, कि अपने आप को हिंदू धर्म समाज का सर्वोपरि प्रतिनिधि मानना, न केवल राजनीति में बल्कि दार्शनिक आध्यात्मिक मामलों में भी। और इसीलिए दूसरे नेताओं, विद्वानों, मनीषियों की उपेक्षा करने, बल्कि उन्हें भ्रमित, हीन या उपेक्षणीय मानने की प्रवृत्ति गांधी जी में खुलकर थी। गांधी किसी से सीखें इसका कोई सवाल ही नहीं था। चाहे बात शास्त्र की हो, साहित्य की हो, ज्ञान की हो या इतिहास की हो, गांधी जी को किसी से सीखना नहीं था, जबकि वे स्वयं हर विषय पर सबको सीख देने के लिए मानो तैयार रहते। इसी तरह वे अपने को संपूर्ण भारतवासियों का नेता मानते थे। मुस्लिम लीग की जब शक्ति बढ़ गई और उनके नेताओं ने घोषणा की कि भाई गांधी जी सिर्फ हिंदुओं के नेता है, वो मुसलमानों के लिए बोलने की कोशिश न करें, मुसलमानों के नेता हम हैं, मतलब मुस्लिम लीग है। तब भी अर्थात स्वयं उस कम्युनिटी द्वारा, मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा या उनके सबसे बड़े प्रतिनिधियों द्वारा यह कहने के बावजूद कि गांधी जी मुसलमानों के नेता नहीं हैं, गांधी जी ने संपूर्ण हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी नेता होने की जिद नहीं छोड़ी। और इसीलिए ये इसका एक उदाहरण है कि हिंदू महासभा को कभी कोई महत्व नहीं दिया, जबकि अगर वो ऐसा करते तो मुस्लिम लीग को काउंटर बैलेंस करने के लिए उनके पास एक शक्ति होती। लेकिन चूंकि गांधी जी अपने अलावा या अपने संगठन के अलावा किसी दूसरे को नेतृत्व में साझेदारी या हिस्सेदारी देने की बात नहीं रखते थे या ऐसी भावना उनमें नहीं थी, तो एक तरह से ये एकाधिकारी प्रवृत्ति थी कि हम या मैं पूरे भारतीय जनता का एक क्षत्र प्रतिनिधि हूँ। और ये बात उन्होंने बाहर में भी, इंग्लैंड में भी रखने की कोशिश की, बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग के नेता या मुस्लिम नेता इनकार करते थे। तो उन्होंने यहाँ तक प्रस्तावित किया कि भाई हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं, बावजूद इसके कि ब्लैंक चेक देने का उनको क्या अधिकार था पूरी भारतीय जनता की तरफ से, लेकिन वो देते थे सिर्फ इसलिए कि मुसलमान भी उनको अपना नेता माने। लेकिन इसका कभी परिणाम अच्छा नहीं आया। और ये कुछ हद तक या काफी हद तक ये संघ परिवार में भी ये प्रवृत्ति दिखती है। जब कोई दूसरा राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक दल जिस तरह से मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़ करके काम करना वो करते जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मंच बनाना या तरह तरह के और भी प्रकल्प बना करके संघ परिवार के नेता मुसलमानों के लिए एक विशेष ध्यान देने की कोशिश करते हैं, वो अभी गांधी जी से मिलती जुलती चीज है। बावजूद इसके कि वे जानते हैं कि मुस्लिम समाज आमतौर पर, मुस्लिम नेता खास तौर पर उनको कभी अपना नहीं मानते या उनसे दूरी रखते हैं, इसके बावजूद संघ के नेता या संघ परिवार के और संगठन, उनके राजनीतिक नेता भी कभी भी इससे हटते नहीं हैं। वो लगातार उसमें लगे रहते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो एक वोट भी ना दें, तब भी हमें उनके लिए काम करते रहना चाहिए। जबकि कोई कह सकता है कि ये संपूर्ण जनता की दृष्टि से तो ठीक ही बात है। तो अगर ठीक बात है तो अलग से नहीं बोलना चाहिए ऐसा। लेकिन वो ऐसा करते हैं और ऐसा लगता है कि ये हूबहू गांधी जी वाली प्रवृत्ति है, जो संघ परिवार में भी है, कि पूरे भारत का हिंदुओं और मुसलमानों का अकेला नेतृत्व करने का दावा। एक और बिंदु है जो अ, कुछ हद तक गांधी जी से मिलती-जुलती है कि अपने अलावा, अपने नेताओं के अलावा वो किसी को जानकार, मनीषी या समान सहयोगी मानने की उनकी प्रवृत्ति नहीं है। और जैसा कि गांधी जी के समय हुआ, आज भी इसका लाभ जो
एक तरह से हिंदू विरोधी शक्तियाँ हैं, उन्हीं को मिलता है, वही इसका लाभ उठाते हैं। और एक अगला बिंदु मुझे लगता है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि संघ परिवार भी गांधी जी की तरह अपनी महानता के अपने ही गुणगान से बेतरह मोहित रहता है। हो सकता है कुछ गांधीवादी मित्र इससे सहमत ना हो, लेकिन अगर गांधी जी के लेखन को आप ध्यान से पढ़ें, उनके व्याख्यानों को, तो अक्सर और उनके खास करके उनके पत्र व्यवहार वगैरह को, तो उसमें इस बात की पूरी चेतना झलकती है कि गांधी जी अपने आप को महान मानते हैं। और अगर कोई भूल रहा हो, अगर उनके साथ बराबरी से बर्ताव कर रहा हो, मित्रवत बर्ताव कर रहा हो और गांधी जी इसे पसंद नहीं करे, तो उनको याद दिलाते थे कि लोग मुझे महात्मा कहते हैं। मतलब वो इस बात के प्रति बहुत कॉन्शियस थे कि वे महान हैं और उनके बारे में जो उनके अनुयायी या दूसरे लोग उनके गुणगान करते थे, उससे वो गांधी जी स्वयं बहुत प्रभावित रहते थे। और मुझे नहीं लगता कि अगर यह विश्वास उनको नहीं होता, तो वो साधारण नेताओं की तरह व्यवहार करते, झुकते या समझौते करते या दूसरों को हिस्सा देते या फिर गलतियों को बदलने की कोशिश करते। यह सब नहीं करना कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है कि वो इतने महान हैं कि उन्हें कुछ बदलने सम और सुधारने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और चीज़ जो कहनी चाहिए कि वो संघ परिवार के लोगों में भी गांधी जी से मिलती-जुलती है कि कभी भी जिन कमियों की ओर ध्यान दिलाया जाए या जो काम नहीं हो रहे हैं या उपेक्षित पड़े हैं, उस पर ध्यान दिलाने पर ये यह तर्क कि क्या सारे काम संघ ही करेगा? ये उस समय भी था, क्या सारे काम गांधी जी ही करेंगे? और फिर अगर कोई बड़ा दुष्परिणाम हुआ हो, तो ये कहना कि हमारी गलती नहीं, ये लोगों की गलती है। चाहे खलीफत आंदोलन के समय हो या बाद में वो असहयोग आंदोलन में हो, जो उसी का भाव वो वही था, दोनों एक ही चीज़ थी। और उसके बाद भी जब भी कोई अ, दुष्परिणाम आता था या उल्टा परिणाम आता था, तो वो तो लोगों पर आरोप लगाते थे कि लोग ही तैयार नहीं हुए हैं सत्य और अहिंसा के लिए। मतलब गांधी जी तो बिल्कुल ठीक है, लोग ही गए गुजरे हैं। और ये आज भी दिखाई पड़ता है, जब भी गड़बड़ियों की बात होती है तो कहते हैं कि सारे काम तो संघ नहीं करेगा, सारे काम हमारे नेता नहीं करेंगे, कुछ काम लोगों को भी करना चाहिए। और ये अक्सर उन्हीं बातों पर कहा जाता है जो वास्तव में लोगों के काम नहीं है, कोई सत्ता के काम है, संगठनों के काम है। साधारण लोग अपना अपना जीवन जीते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। वो राजनीतिक दल के नेता नहीं है, वो किसी संगठन के कर्ता धर्ता नहीं है, उनके पास न साधन है, न फंड है, न समय है कि वो कर सके। इसलिए लोगों को दोष देना अनुचित है, लेकिन तो लोगों को दोष देकर के पल्ला झाड़ दिया जाता है। और इस तरह से कुव्यवस्था, अपराध, शिक्षा की बदहाली, इन सब का दोष उल्टे जनता को दिया जाता है या उसके किसी अंग को दिया जाता है। और ये भी कहीं न कहीं मूलतः गांधीवाद का एक अनुषांगिक तत्व तो अवश्य है, क्योंकि उनकी जीवनी में या उनके बारे में चर्चा में कभी इसकी चर्चा नहीं की जाती कि कोई उनमें कमी भी थी। फिर एक और महत्वपूर्ण समानता वो यह है कि बनावटी और झूठी और नकली प्रस्थापनाएँ देना, बिना उसकी गंभीरता या परिणाम पर विचार किए या बाद में भी उस पर ध्यान दिए बिना, कि ये प्रस्थापनाएँ जैसे सभी धर्म बराबर हैं, जैसे राम है वैसे ही मोहम्मद थे या फिर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठोस आंकड़ों से या वास्तविक सच्चाइयों से पुष्ट नहीं होती है, लेकिन ऐसी प्रस्थापनाएँ देना ये गांधी जी में भी था। वो अपनी अजीब तरह की बातों को भी कहते थे कि यही हिंदू धर्म भी कहता है। चाहे वो ब्रह्मचर्य के बारे में हो, अहिंसा के बारे में हो, वो एक सपाट बयान देते थे कि यही रामचरितमानस में भी है, यही गीता में भी है। चाहे उस अहिंसा या वैसे ब्रह्मचर्य की कहीं पुष्टि किसी शास्त्र से नहीं होती हो, लेकिन गांधी जी जोर देकर कहते थे कि नहीं, नहीं यही हिंदू धर्म का भी मतलब है। और तमाम हिंदू अ, परंपरा में यही कहा गया है। जैसे हिंदू स्वराज में एक जगह है कि सभी जगह कहा गया है, सभी धर्मों में कहा गया है कि ये दुनियावी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म छोड़ कर के कहीं नहीं है, लेकिन गांधी जी के उस लेखन में मिलता है कि नहीं, नहीं ये सभी धर्म यही बात कहते हैं। जबकि क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में जो भौतिक अ, विजय है, भौतिक प्रसार, भौतिक कब्ज़ा, इस पर बहुत जोर है।
लेकिन गांधी जी वैसा ही बोलते थे, तो ऐसी नकली और बनावटी प्रस्थापनाएं देना और उस पर टिके रहना, कभी उसे सुधारना नहीं, ये गांधी जी में भी था और ये संघ परिवार के नेताओं में भी है। वो जात इधर हाल के वर्षों में आप कोई भी स्मरण कर सकता है, जाति पर, ब्राह्मणों पर या इस्लाम पर, उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिसका कई बार खंडन किया जा चुका है। इतिहास से वह गलत प्रमाणित है, लेकिन वो उन्हीं प्रस्थापनाओं पर टिके रहते हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि ये इस तरह की बातें या ज्ञानवश कही जाती हैं या जानबूझकर कही जाती हैं, ये इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं ये गांधीवादी प्रवृत्ति से मिलती है, जो काफ़ी सच जानते हुए भी नकली बातें कहती रहती है। शायद उसे ये गलतफ़हमी रहती है कि अपने व्यक्तित्व से या अपना प्रेम से, सद्भाव से या प्रलोभन देकर वो विकट शत्रुओं को भी जीत ली, और वो बिल्कुल दोनों धाराओं में ये साफ-साफ दिखता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि कभी भी विफल होने पर और बात के गलत साबित होने पर उसको स्वीकार नहीं करना, और इसी से जुड़ा हुआ वह भी है कि कभी नया नेतृत्व या उभरने ना देना या अपने दल संगठन में भी किसी और को जिम्मेदारी लेने ना देना, बावजूद इसके कि आप विफल हो रहे हैं, ये भी प्रवृत्ति उसी में थी। और गांधी जी की पूरी राजनीति, कम से कम भारत में, इसका एक सरसरी आकलन भी दिखाएगा कि उनका पहला से लेकर अंतिम तक वे सभी बड़े अपने अभियानों में विफल रहे। इसके बावजूद उन्होंने कभी नेतृत्व नहीं छोड़ा और यह नहीं कहा कि ठीक है, अगर मुझसे भूल हुई है या मैं अपनी घोषणा पूरी नहीं कर सका, तो अब दूसरे को काम करने देते हैं, दूसरे दूसरे को नेतृत्व देते हैं। और इस ये तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा जब आप यूरोप, अमेरिका का देखें। अगर कोई नेता कोई कॉल रखता है, कोई घोषणा करता है, कोई उद्देश्य रखता है और अगर उसमें विफल होता है या उसको अपेक्षित परिणाम नहीं आता है, तो वो स्वतः हट जाता है और दूसरे को जगह देता है। ये गांधी जी में नहीं था, वही चीज़ संघ परिवार के नेताओं में भी है। बल्कि कहना चाहिए कि भारत के तमाम राजनीतिक दलों में ये कहना रोग आ गया है, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इसका मॉडल गांधी जी ही है, कि ज़िम्मेदारी लेने का कोई संकेत नहीं, कि विफल होने पर रास्ता बदले या दूसरे को काम सौंपें या लेने दें, जिसके पास कोई अन्य योजना हो, अन्य विचार हो। तो किसी कार्य और योजना में विफलता के बाद भी विफलता का उत्तरदायित्व नहीं लेना, यह भी गांधीवाद से ली गई चीज़ है या गांधीवाद से मिलती-जुलती चीज़ है। और फलता कोई वैकल्पिक नेतृत्व उभरने ना दे। और इसीलिए अ, आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में पिछले 10 साल में कितने नेता बदल गए, चाहे एक ही पार्टी के। लेकिन भारत में वो स्थिति नहीं है और ये सभी दलों में है। इस अर्थ में सभी दल गांधीवादी हैं, कहा जाना चाहिए। इसीलिए बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पड़े हुए हैं लंबे-लंबे समय से, संभवतः स्वतंत्रता के समय से ही, लेकिन वो इसलिए उपेक्षित है क्योंकि जो एक लीक बन गई है उसी पर सब लोग चलते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंग्रेज़ों के जाने के बाद बदला जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, नई चीज़ बननी चाहिए थी। लेकिन अगर शुरुआती नेतृत्व ने उसको नहीं किया, तो फिर बाद में भी वो नहीं हुआ, क्योंकि वो एक एक लीक बन गई कि ठीक है, ये जैसा है वैसा ही ठीक है। तो इन सब आधारों पर मुझे ऐसा लगता है कि अ, संघ परिवार हो या कोई और भी राजनीतिक धारा हो, अगर वो हर चीज़ में गांधी जी को मॉडल बनाकर चलती है और गांधी जी को अपनी प्रेरणा हर चीज़ में बताती है, चाहे कुछ और भी करती रहे, तो ये गांधी जी का मॉडल हमेशा पूरे देश पर थोपे रखना, इससे कोई लाभ होता है ऐसा नहीं है, ना दुनिया पर कोई असर पड़ता है। हम स्वयं इससे मोहित रहते हैं कि हमारे ये इतने बड़े महापुरुष थे, कि हम हर चीज़ में, हर जगह उनका नाम, उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्ति, उनके चिन्ह लगा करके पता नहीं हम क्या उपलब्ध करते हैं। ऐसा यूरोपीय लोकतंत्रों में नहीं होता है, अमेरिका में नहीं होता है। ये कम्युनिस्ट देशों में होता था या फिर भारत में होता है, कि एक नेता के नाम पर हर जगह योजना हो, भवन हो, सड़कें हो, स्थान हो, उनका नामकरण करते रहना और उनका गुणगान करते रहना, चाहे हमारे क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन ना आए, चाहे चाहे उससे कोई अच्छा परिणाम ना आए, तो इससे ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया पर कोई असर पड़ता है, और शायद अपने लोगों पर भी कोई
सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन यह सब चीज़ें गांधी जी के नाम से देश में चल रही हैं और चूँकि एक तरह से उनकी अंधपूजा जैसी प्रवृत्ति है हर जगह, इसलिए उन कमियों की चर्चा भी नहीं होती है जो गांधी जी से जुड़ी हुई थी और नतीजन वो हमारी नीतियों में, हमारे व्यवहार में, हमारे क्रियाकलाप में, खास करके जो लीडिंग लोग हैं या पॉलिसी मेकिंग के लोग हैं, अगर उनमें वो प्रवृत्ति आती है या रहती है, क्योंकि गांधी जी का मॉडल उनके सामने है, तो कहना चाहिए कि वो गलतियाँ और वो गलत नीतियाँ वो चलती रहती हैं, क्योंकि उसके पीछे गांधी जी जैसा बड़ा नाम की पुष्टि लगाई रहती है कि चूँकि गांधी जी ने ये किया था इसलिए ठीक है। इसकी इसका कोई परीक्षा, इसका कोई परीक्षण वगैरह नहीं होता है। तो ये सरसरी तौर पर कुछ ऐसे बिंदु थे जिसके मैंने आपके सामने रखा। मैं ये नहीं कहता कि आप इस सारी बातों से कोई भी सहमत हो जाएगा, लेकिन जो मुझे उचित महसूस हुआ, जितना मैंने महसूस किया, वो आपके सामने बात रखी है और इसकी समीक्षा आप करके इसे खारिज भी कर सकते हैं और अगर कोई बात ठीक लगे, तो तदनुरूप आप अपने क्रियाकलापों में, अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं या शैक्षिक क्रियाकलापों में, आप इससे उचित अ, समाधान ले सकते हैं। मैं इसी आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः आपसे क्षमा याचना कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आपसे संवाद नहीं कर सका, क्योंकि उसमें एक और लाभ होता कि आपकी कुछ आपत्तियाँ या प्रश्न होते, तो शायद मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता और अगर कोई कमी होती तो मैं स्वयं उसको अपने में बदलने की भी कोशिश करता। आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद।